जय हिंद दोस्तों। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं। उसे तूफ़ान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर इसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानित निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, मैं मनवर सिंह देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर सन 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ से टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वे भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली वो औरत, जब घर के हालत ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई। बाप की कमाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं कि एक जिस्म की कई बोटियां चली गई, एक जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेजा करती थी और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबराना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह था पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, किंतु मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त और देश प्रेम है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कि डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है, और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के समर्पण का भार है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति।
ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीं पे, भाईचारे से रहना है तो रह इस ज़मीं पे, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज़्यादा देशभक्ति की तब बात आती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करहा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज़्यादा हम अपनी सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज और अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4 बाई 4 इंच की स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से ही अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य बर्बाद करके रखा है। हम ना ऐसा समाज में रहते हैं जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर घर में हंस कर सुनाते हैं। हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजबूर को मजबूर समझे मजदूर नहीं, और गरीब को काम दीजिए दान नहीं, और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा देश प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नज़र आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ज़रा सोचकर देखिए कि ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी मुस्लिम और हिंदू हो जाएं। ज़रा सोचकर देखिए कि ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नज़र आती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज उसी के विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता, जहां हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान हैं। वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक कारण, और वो ये है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए होती है। पहले वो जो विद्वान हैं और दूसरे वो जो धनवान हैं। और इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं, और इन बीमारियों की जो जड़ है वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिर में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर अपनी सफलता के लिए भगवान को रिश्वत चढ़ाता रहेगा, हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है?
क्यों आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति का आरक्षण नहीं, सामाजिक शक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वस्थ अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर नागरिक हाथ बंटाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पे पंद्यमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करते हैं। I being an Indian, I being a student, I being a simple son of this motherland, feel proud to every Indian। मैं सल्यूट करना चाहूँगा सरहद पर खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस नागरिक को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत का बेटा ये कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज को आगे ले जाने की। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तान ही क्यों, पूरा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।